हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने किया था कि हम लोग एक अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या था? SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP दोनों क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। फिर उसको हम जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसके साथ कंबाइन करके एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। उसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। पहले हम उसका EMF मेजर करते हैं। कैसे? एक्सटर्नल बैटरी लगा के उसका EMF मेजर कर लेंगे। फिर हम E0 सेल का फार्मूला लगा के अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। अब एक सब्सटेंस का या एक स्पीसीज का आप बोल लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो दी गई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या होता है। सो यही हमारा आज का पहला टॉपिक है, दैट इज, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है हेडिंग? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो किसी भी स्पीसीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू दी रहती है वो उसके ऑक्सीडाइज होने या फिर रिड्यूस होने की टेंडेंसी बताता है। अगर किसी का SOP दिया है दैट मीन्स कि वो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और अगर SRP दिया है तो उसका मतलब वो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अब आप लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। लिखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज gives the tendency of that substance to get oxidized or reduced, तो ध्यान दें, जिस भी सब्सटेंस के लिए जो भी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है वो वही रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे देखिए, आपके पास दो एलिमेंट हैं A और B, इनका दिया गया है SOP। क्या दिया गया है? SOP। A का है मान लो 1.54 और B का है 0.38 वोल्ट। ये इनके SOP वैल्यू, A और B के क्या है? SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जिस भी एलिमेंट का SOP जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतनी इजिली ऑक्सीडाइज होगा, और जो जितनी इजिली ऑक्सीडाइज होता है वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुनो, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो जितना आसानी से ऑक्सीडाइज हो वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। वापस से आओ, जिस भी एलिमेंट के लिए, जिस भी सब्सटेंस के लिए SOP की वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और उतना अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि A और B में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या देखोगे? आप चेक करोगे उसका SOP वैल्यू। हायर द SOP वैल्यू बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर कौन हो जाएगा? सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर A क्या हो जाएगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और B क्या हो जाएगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसकी जो SOP वैल्यू है वो लेस पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हम बात करें SRP की, जैसे आपके पास दो सब्सटेंस है P एंड R, P एंड Q ले लो, और उनके लिए SRP वैल्यूज गिवन है 0.76 वोल्ट और 0.8 वोल्ट। बताओ इनमें से ज्यादा पॉजिटिव SRP वैल्यू किसकी है? क्योंकि
तो ये उतनी आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा। जितनी आसानी से रिड्यूस हो उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूजन रहता है। कुछ नहीं करना है, देखो कि वो खुद क्या हो रहा है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा। सो यही हमारा सेकेंड पॉइंट है आपके लिए। आप लिखिए हायर द पॉजिटिव वैल्यू, सेकेंड पॉइंट लिखिए यहां पे, हायर द पॉजिटिव वैल्यू, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SOP, higher is the tendency to get oxidized, higher is the tendency to get oxidized, and better will be reducing agent, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, हायर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, एंड बेटर विल बी an oxidizing agent, and better will be an oxidizing agent। तो ये है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड करूंगा, आप लोग पहले ट्राई करोगे, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास या फिर वहीं इवन अगर कोशिश करेंगे, सभी लोग अच्छे सॉल्व कर जाते हो तो व्हाट्सएप पे ही खत्म कर देंगे, अदरवाइज उस पर भी लेक्चर बनेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको वहां पे SOP या SRP दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आपसे पूछ सकता है अरेंजमेंट, मतलब उनको अरेंज करिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म्स में। एक है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ध्यान से समझना। हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज हैं, एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी है, उसके SRP की एक वैल्यू होगी। क्या, उसके SRP की एक वैल्यू होगी। उस SRP की वैल्यू को आप अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ज्यादातर केसेस में डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लेते हैं। उससे जो सीरीज बनेगी, क्या, SRP वैल्यूज लिया डिफरेंट स्पीसीज का, उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक सीरीज बन गया। उस सीरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, it is the arrangement of different species in decreasing order of their SRP, in decreasing order of their SRP values, in decreasing order of their SRP values। सो मूव करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। हेडिंग डाल दीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ अ सेल, एंड EMF of a cell, Gibbs free energy and EMF of a cell।
सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी समझो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा जी। डेल्टा जी एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस चैप्टर में जितने भी सेल रिएक्शन हम लोग लेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। सेल रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। इसको आप रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल सेल से मत कनेक्ट करिए। सेल रिएक्शन आपका कैसा है? रिवर्सिबल है। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बेसिकली हम इसको रिएक्शन ना बोल करके प्रोसेस बोलेंगे, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, या फिर आप इसे नॉन पीबी वर्क भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नॉन पीबी वर्क। ये क्या है? डेल्टा जी। क्या है? डेल्टा जी। अब एक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जैसे मैं आपके सामने एक गैल्वेनिक सेल बनाऊं, यहां पे एनोड और यहां पे ये हो गया कैथोड। इसको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये एनोड है, एनोड का साइन कैसा? नेगेटिव। ये कैथोड है, कैथोड का साइन कैसा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जैसे मैं आपके सामने एक डेनियल सेल का एग्जांपल लूं, तो डेनियल सेल में क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव, सॉरी जिंक सॉलिड क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होता है, साथ ही साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिलीज करता है। तो यहां पर अगर 1 मोल हम जिंक ले, 1 मोल जिंक के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 मोल्स। सिमिलरली जो Cu2 प्लस आयन है, Cu2 प्लस आयन ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है बेसिकली बोल सकते हो। और किस में रिड्यूस होता है? Cu सॉलिड में। तो यहां पर 1 मोल Cu के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब हुआ? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। कितने मोल का? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब हुआ यहां पे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछे या फिर आप भी जानते हो, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ? 2 मोल। कितने? 2 मोल। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अब इसी से रिलेटेड है अगला टॉपिक। बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दो। Na दैट इज एवोगैड्रोज नंबर। तो कितना जाएगा ये? 965, अराउंड 96500 कूलम आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? 1 फैराडे। क्या बुलाते हैं? 1 फैराडे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल F। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई? कैपिटल F। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है आपको बात समझ में, तो देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो अगर 1 मोल का ट्रांसफर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 फैराडे। अगर 2 मोल का हो रहा है तो 2 फैराडे। So if n mole electrons, are transferred from anode to cathode, तो देन चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा? देन चार्ज ट्रांसफर या ट्रांसफर्ड चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड चार्ज, जो भी आप बोलो, चार्ज
वायर बड़ा परेशान कर रहा है। चार्ज ट्रांसफर वो कितना हो जाएगा? 1 मोल के लिए 1 फैराडे। तो n मोल के लिए, किसके लिए? n मोल के लिए क्या हो जाएगा? n फैराडे। क्या हो जाएगा? n फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n फैराडे। अब देखो डेल्टा जी अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डेल्टा जी का कैसा होता है साइन? नेगेटिव में। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो डेल्टा जी का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव में। तो यहाँ पर सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या फिर हम सेल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं? ऑब्वियसली गैल्वेनिक सेल है तो वो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब गैल्वेनिक सेल से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है, ऑब्वियसली हम सेल की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा वर्क हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क। सेल की बात कर रहे हैं ना तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही लेकर चलेंगे। यहां पे आओ, वर्क डन बाय द सेल। क्या? वर्क डन। अब उस इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं तो वर्क होगा, फैन चलाने में, गीजर यूज करने में, है ना, चार्ज करने में, मोबाइल चार्ज करने में, जो भी हो। तो वर्क डन बाय द सेल इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोल लो, इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं बेसिकली। वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन बाय द सेल है तो साइन कैसा लेंगे हम? नेगेटिव में। ये क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू उस सेल का वोल्टेज। कितने चार्ज ट्रांसफर हुए फैराडे के टर्म्स में, और उसका वोल्टेज। बताओ सेल का वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं? ईएमएफ से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? ईएमएफ से मेजर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, देखो चार्ज कितना है, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो चार्ज कितना हो जाएगा? n फैराडे, n इंटू एफ। वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका? ई सेल। क्या हो जाएगा? ई सेल। ये क्या है? वर्क डन, यूजफुल वर्क है तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा जी। और डेल्टा जी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस एन एफ इंटू ई सेल, माइनस एन एफ इंटू ई सेल। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन के आया, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, कौन सा कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन, वही 25 डिग्री, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारा ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ई नॉट सेल में। और डेल्टा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट में। ये क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ये कहां पर है आपका? स्टैंडर्ड कंडीशन में। कहां पर? स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये कहां पर है आपका? ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। किस पे है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। तो देखो हमारे पास डेल्टा जी और ई सेल के बीच में रिलेशनशिप आ गया। इसके बेसिस पे हम लोग सेल की स्पॉन्टेनिटी को हम चेक कर सकते हैं कि मतलब सेल रिएक्शन, बेसिकली सेल रिएक्शन को, उसकी स्पॉन्टेनिटी को हम चेक कर रहे हैं कि सेल रिएक्शन अपने आप से हो रहा है या फिर उसके लिए हमें कुछ एफर्ट देना पड़ रहा है। तो इसको समझो, यहाँ पे ध्यान रहे, सेल की स्पॉन्टेनिटी हम लोग हमेशा चेक करेंगे ई सेल से। किससे? ई सेल से। ई सेल कभी कभी क्या होता है, आपको डेटा इस तरह से गिवन रहता है कि आप सिर्फ ई सेल कैलकुलेट कर पाओ, या कभी कभी इस तरह से डेटा दिया रहता है कि आप सिर्फ ई नॉट सेल कैलकुलेट कर पाओ। तो मेक श्योर फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? स्पॉन्टेनिटी अगर पूछा है सेल रिएक्शन की तो आप ई सेल से उसको बताओगे। अगर इतना डेटा नहीं है आपके पास कि आप ई सेल कैलकुलेट कर सको, देन आप लोग बताओगे किससे? ई नॉट सेल से। तो देखो स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे इसको? तो उसके लिए इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है।
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा पॉजिटिव होगा, फैराडे हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों टर्म्स तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। बताओ एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। अब वहीं से आप पता कर लो कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो यहां पे हम कुछ कंडीशंस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेल्टा जी कैसा है, निगेटिव। अब ध्यान से देखो, डेल्टा जी निगेटिव है, इसका मतलब ई सेल कैसा होगा, निगेटिव। या निगेटिव होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव है, इसका मतलब ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई सेल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी निगेटिव, ई सेल पॉजिटिव। तो ई सेल से आप बताइए, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सही है। सेकंड क्या है, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर डेल्टा जी क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो ई सेल क्या होगा, ई सेल आपका हो जाएगा निगेटिव। और उस केस में जो हमारा सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर क्या होगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ई सेल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हाँ वेरी गुड, उस कंडीशन में जो सेल रिएक्शन है आपका वो कहां पे आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सही है। अब कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होता है इसमें, वो लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात जैसे की गई, वो ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट को भी जीरो मान के चलते हैं। गलत भाई, डेल्टा जी नॉट क्या है, वो तो एक फिक्स वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू है वो। डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल भी जीरो नहीं होता है। हाँ, वो जीरो कब होगा, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल जीरो कब होगा, जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड कंडीशन पे आए। इक्विलिब्रियम कोई जरूरी थोड़े है कि हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही आए, वो तो कभी भी आ सकता है, सिखाया था ना इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तभी डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होगी। अदरवाइज ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी और ई सेल तो जीरो होते हैं, लेकिन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल जीरो नहीं होते। तो यहां पे आप इसे नोट बना के लिख लेना, दैट डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल आर नॉट जीरो एट इक्विलिब्रियम and they will be zero if equilibrium is attained at standard condition। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आया, तो ही आप डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो लोगे। अदरवाइज ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एक और चीज, चलो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग नट सेल की बात करेंगे, बट फिर भी आपको बता दूं, आप सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी किससे चेक करोगे, ई सेल से कि ई नॉट सेल से?
ई सेल से। ई सेल अगर पॉजिटिव तो सेल रिएक्शन आपका कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ई सेल अगर आपका निगेटिव तो सेल रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ई सेल अगर आपका जीरो तो सेल रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे है। कभी कभी क्या होता है कि आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको इतना डेटा नहीं दिया रहता कि हम लोग ई सेल कैलकुलेट करें। कभी कभी क्या होता है, इतना डेटा नहीं दिया रहता है कि ई नॉट सेल कैलकुलेट करें। तो अगर स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है तो पहले आप ई सेल पे जाइए, अगर डेटा सफिशिएंट है तो ई सेल निकालिए, अगर वो पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, निगेटिव है सॉरी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। अदरवाइज आप उसी को कोरिलेट करेंगे ई नॉट सेल से। कब, जब डेटा सफिशिएंट नहीं होगा तभी और सिर्फ तभी आप ई नॉट सेल के थ्रू स्पॉन्टेनिटी चेक करिएगा। इसको आप इसके जस्ट बाद लिख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको समझाया उसे आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। सही है, नोट बना के इंपॉर्टेंट लिख लेना। मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि इस चैप्टर का बैकबोन है। जी हाँ, आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक के साथ रिजेंबल करेंगे, अटैच है, जिस टॉपिक का नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन। अब यहां पे सेल रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल सेल, फॉर रिवर्सिबल सेल। तो हम लोग एक सेल ले रहे हैं, सेल रिएक्शन ही उसमें क्या है, रिवर्सिबल है, उसी को हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उसके पहले मुझे आपको ले चलना पड़ेगा एक साल पीछे, जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। थोड़ा बहुत आपको बताना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट Q, N1A प्लस N2B इज इन इक्विलिब्रियम विद, या इक्विलिब्रियम का साइन है, N3C प्लस N4D। इसके लिए आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो क्या? अगर लिख सकते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से लिखो, पॉज करो लिखो। तो क्या हो जाएगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर 4 N4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2। ये कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम पे है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रिएक्शन कोसेंट। ये भी बिल्कुल इसी की तरह होगा, D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर N4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया रब के साथ यूज किया करिए साथ में। तो ये कहां पर है, ये आपका नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा, Q और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। एंड ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम Q किसके इक्वल हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के। किसके इक्वल हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के। सही है। सो अब यहां पे ये आपको समझ में अगर आ गया हो तो, क्योंकि आगे रिएक्शन कोसेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सेल रिएक्शन ले रहे हैं, फॉर रिवर्सिबल सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन है आपके पास जो कि कैसा है, रिवर्सिबल। ये आपका AA इक्विलिब्रियम विद B इंटू बी। इसके लिए आप मुझे बताओ Q क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए। सही है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स अगर मुझे इस रिएक्शन का लिखना है डेल्टा जी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू नेचुरल लॉग क्यू। अभी हम लोगों ने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को डिस्कस किया। देखो डेल्टा जी कितना है, माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट कितना है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। पुट द वैल्यू ओवर हियर, सो वी गेट माइनस एन एफ ई सेल, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अब माइनस एन एफ कॉमन लो और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई सेल दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अच्छा यहाँ पे एन क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या, इस रिएक्शन के लिए, सेल रिएक्शन के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितना है, एन मोल। कितना, एन मोल। सही है ना। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोल्स। ठीक, तो ये आपका आ गया नस्ट इक्वेशन। अब इस चैप्टर में जो टेम्परेचर है, नस्ट इक्वेशन में जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस ही लिया जाएगा। स्पेसिफाइड नहीं रहता, मतलब टेम्परेचर आपको गिवन ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, स्पेसिफाइड है इस चैप्टर में। दे दिया गया तो बात की बात है, लेकिन आप ये मान के चलो 99% क्वेश्चन में जो नस्ट इक्वेशन को बिलोंग करेगा उसमें टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस ही लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हम लोग केल्विन में लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। देखो आर की वैल्यू फिक्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स, और यहाँ पे ये फैराडे 1 फैराडे कितना होता है, 96500। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, और वही इक्वेशन आपको यूज भी करना है। ये जो नस्ट इक्वेशन है ये आपका हर टेम्परेचर पे वैलिड है। क्या, हर टेम्परेचर पे वैलिड है। जो हमको कैलकुलेशन करना है इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन के थ्रू, वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 25 डिग्री ही रहता है। तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। अब यहाँ पे आप सबकी वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू 8.314, 96500, टेम्परेचर 298, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.0591। कितना आ जाएगा, 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। ये नस्ट इक्वेशन है आपका किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और ये आपको अच्छे से याद भी रखना है। क्या करना है, अच्छे से याद भी रखना है। सही है। तो ये आपका आ गया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ध्यान रहे ये वैल्यू कितना है, 0.0591। ये हाथी का दांत दिखाने वाला,
जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे कैलकुलेशन के लिए आप इसको 0.06 यूज करोगे, या आपकी मर्जी। अगर आप एग्जैक्ट करना चाहते हो तो गो अहेड, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आप अपने अकॉर्डिंग इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हो। 0.06 में तो वही लेकर चलता हूँ, आप भी चाहो तो 0.06 लेकर चल सकते हो। आया बात समझ में? चलिए मूव करते हैं। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। तो देखो सेकंड, हाँ दिख तो रहा है, घबरा जाते हैं, ना देखे तो मेहनत पूरा बेकार चला जाएगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम, तो देखो इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा आपका 0, और क्यू क्या हो जाएगा आपका? अभी मैंने यहाँ पे सिखाया था आपको कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? पुट करो वैल्यूज, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू की जगह क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम, दैट इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। इस पे भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। सही है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे इस एक्सप्रेशन के थ्रू ई सेल और लॉग क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाओगे। ठीक, तो मिलते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। देखो रटना वटना नहीं, आपको बस समझते हुए चलो। 1-2 लेक्चर में आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो याद होने ही वाला है, रटने वाला ये चैप्टर नहीं है। सो प्लीज एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से समझिए। जो भी डाउट होता है वो आप कंसल्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर है ही, ग्रुप में आप लोग आईडी हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।